अच्छा, हमने ऐसी मूवीज तो बहुत देखी हैं जिसमें रोबोट्स को इंसानों की जगह रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि इंसानों को ऐसे काम ना करने पड़े जिससे उनकी जान को खतरा हो। अब रोबोट्स का इस्तेमाल तो लगभग हर जगह होता है, लेकिन सोचिए अगर हम किसी रोबोट को पुलिस की पोस्ट दे दें तो कितना अच्छा होगा। किसी मुजरिम से लड़ते हुए किसी की जान नहीं जाएगी और बड़े से बड़ा क्रिमिनल क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये सोचने में कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज अपने साथ कुछ बुराइयां भी लाती हैं, और वैसे भी इंसान अपने शैतान खुद बनाते हैं। इस मूवी में दो तरह के रोबोट्स हैं, एक वो जिनके पास खुद के सोचने और समझने की शक्ति है और वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। उन्हें जो भी मिशन दिया जाता है वो उसे किसी भी हालत में पूरा करके आते हैं। और दूसरे हैं वो रोबोट्स जिसे इस दुनिया में कोई भाव नहीं देता, मतलब वो रोबोट्स जिन्हें इंसान काबू करते हैं। अब भला ऐसे रोबोट्स को कोई क्यों चाहेगा जिसे चलाने के लिए भी एक इंसान की जरूरत पड़े। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम जोहान्सबर्ग नाम के शहर को देखते हैं जहां पर बहुत लूटपाट और क्राइम होते थे। साउथ अफ्रीका की सरकार ने जुर्म को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन जब भी उन्होंने माफिया को पकड़ना चाहा उनका कोई ना कोई पुलिस वाला मारा गया। दूसरी ओर हम डियोन नाम के एक इंजीनियर को देखते हैं और उसने ऐसे रोबोट्स बनाए थे जो पुलिस ऑफिसर की जगह ले सके, और उन्हें टेस्ट करने का इससे अच्छा मौका उन्हें कहाँ मिलता। इसीलिए वो अपने रोबोट्स को साउथ अफ्रीका की सरकार को सप्लाई करने लगता है और उनके आते ही वहाँ पर क्राइम रेट बिल्कुल गिरने लगता है। मतलब कहाँ उस शहर में लगभग 300 लोगों की मौत होती थी और कहाँ अब पिछले 5-7 महीनों से कोई भी बेगुनाह नहीं मरा। इन रोबोट्स को टेट्रावॉल नाम की कंपनी बनाती थी और उसी कंपनी में एक और आदमी था जिसका नाम था विंसेंट मोरे। ये आदमी डियोन से नफरत करता था क्योंकि उसके बनाए हुए रोबोट्स की वजह से विंसेंट के रोबोट की डिमांड बिल्कुल गिर गई थी और उसे खरीदने को कोई तैयार नहीं था। हर बार की नीलामी में उसे अपने रोबोट्स के दाम गिराने पड़ते थे और जब भी डियोन को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता था तो विंसेंट का खून खौलने लगता था। हम देखते हैं कि हर बार की तरह उन रोबोट्स को कुछ स्मगलर्स को पकड़ने के लिए भेजा गया था। इन स्मगलर्स के ग्रुप में शामिल थे उनका लीडर निंजा, योलांडी और अमेरिका। ये सभी क्राइम करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन उन पुलिस रोबोट्स की वजह से उनका बहुत नुकसान हुआ था। हिप्पो नाम का एक और गैंगस्टर उन्हें 7 दिन के अंदर 2 करोड़ रुपए देने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसे मार देता। लेकिन इसी बीच वो पुलिस को उनकी ओर आता हुआ देखते हैं। उनके बीच में बहुत गोलीबारी होती है और डियोन के ये रोबोट्स सच में किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लायक थे। लेकिन उनमें से एक रोबोट को हिप्पो मिसाइल से उड़ा देता है जिसकी वजह से वो खराब हो गया था। उस गैंग के लोग वहाँ से भाग जाते हैं, पर फिर भी पुलिस के लिए ये एक बड़ी जीत थी क्योंकि बहुत सारा इलीगल सामान उनके हाथ लगा था। उस घायल रोबोट को फैक्ट्री में लाया जाता है। डियोन देखता है कि उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसे रिसाइकल ही करना पड़ेगा। दूसरी ओर उस गैंग के मेंबर्स के ऊपर मौत नाच रही थी क्योंकि 7 दिन के अंदर 2 करोड़ रुपए जमा करना उन रोबोट्स के रहते तो इम्पॉसिबल था। वो प्लान करते हैं कि वो उस इंजीनियर को ही किडनैप कर लेंगे जिसने उन्हें बनाया है और फिर उसी के हाथ से अपने लिए एक गैंगस्टर रोबोट बनवाएंगे। डियोन अपने रोबोट्स को बेहतर करने के लिए दिन रात काम करता था, लेकिन उसके बनाए हुए प्रोग्राम में कोई ना कोई खराबी होती ही थी। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसके बनाए प्रोग्राम में पहली बार कोई भी एरर नहीं था। वो कंपनी की सीईओ के पास जाता है और उसे बताता है कि अब उसके रोबोट्स किसी इंसान की तरह काम करेंगे। उनके पास भी सोचने समझने और अपना खुद का फैसला लेने की पावर होगी। लेकिन उसकी बॉस को लगता था कि वो इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें ऐसा कोई रोबोट नहीं चाहिए जो पेंटिंग बनाए या फिर कविताएं लिखे। डियोन उसके बिहेवियर से थोड़ा निराश हो गया था, लेकिन वो भी बहुत जिद्दी था। वो उस कंपनी से उस रोबोट को चोरी कर लेता है जिसे उसने रिसाइकल करने के लिए भेजा था। डियोन को उसके अंदर अपना सॉफ्टवेयर अपलोड करने के लिए एक की जरूरत थी, जिसे चुराने का मतलब था कि कंपनी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन उसे अब इन सब चीजों की परवाह नहीं थी। वो अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में निंजा उसे पकड़ लेता है और वो लोग उसे अपने लिए भी वैसा ही रोबोट बनाने के लिए कहते हैं। अब वैसे तो डियोन बहुत स्मार्ट था, लेकिन यहाँ वो जब जब झूठ बोलता था वो लोग उसके सिर पर गन रख देते थे। डियोन उन्हें समझाता है कि किसी भी रोबोट को हैक या रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता, लेकिन उस रिसाइकल वाले रोबोट में अगर वो अपना प्रोग्राम इंस्टॉल करे तो शायद कुछ हो सकता है। वो उस रोबोट को दोबारा असेंबल करता है और जैसे ही उसके अंदर नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो रोबोट किसी बच्चे की तरह हरकतें करने लगता है। उसे देखकर लगता ही नहीं कि ये वही रोबोट है जिसने कुछ देर पहले 10-12 लोगों की जान ली थी। वो उनके कहे गए शब्दों को रिपीट करने लगता है। डियोन कहता है कि अभी ये बच्चा है,
इसीलिए हमें उसे ट्रेन करना होगा। उस रात वो डियोन को वहाँ से भगा देते हैं। डियोन इसके बारे में पुलिस को नहीं बताता क्योंकि उस सॉफ्टवेयर की उसके पास कोई दूसरी कॉपी नहीं थी और वैसे भी उसने चोरी की थी। दूसरी ओर विंसेंट को पता चल गया था कि डियोन ने एक्टिवेशन की से किसी रोबोट को एक्टिवेट किया है। वो उसके पास जाता है और उससे वो की मांगता है, लेकिन डियोन उसे वो देने से मना कर देता है। और उस दिन विंसेंट पहली बार उसके ऊपर अपना गुस्सा उतारता है क्योंकि उसकी वजह से वो रोड पर आ गया था। योलैंडी ने उस रोबोट का नाम चैपी रखा था और वो उसे छोटे छोटे शब्द बोलना सिखाती थी, लेकिन अमेरिका उसे खुद की भाषा सिखाता है। जब डियोन चैपी से पूछता है कि तुमने क्या सीखा, तो जरा सुनो उसने क्या सीखा। चैपी इस शहर का बहुत बड़ा गैंगस्टर बनेगा, ये लिख लो तुम कमीने का एक है। कैसे हो तुम कमीने? अब ये सब सुनकर डियोन बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो चैपी को कसम खाने को कहता है कि वो कभी भी किसी को नहीं मारेगा और चैपी के अंदर किसी को मारने की प्रोग्रामिंग थी भी नहीं। वो चैपी को पेंटिंग करने के लिए कहता है और चैपी एक ही बार में अपने सामने रखी कार की पेंटिंग बना देता है। पर डियोन को पता नहीं था कि विंसेंट उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया था और जब वो उसे चैपी से बात करते हुए देखता है तो उसे बर्बाद करने की ठान लेता है। कुछ ही देर में वहां पर निंजा आता है और वो डियोन को मारने लगता है क्योंकि वो चाहता था कि चैपी गन चलाना सीखे, ना कि पेंटिंग करना। वो उसे ट्रेनिंग देता है, लेकिन चैपी को बंदूकें पसंद नहीं थी, उसे तो पेंटिंग ही बनानी थी। निंजा उसे कुछ बदमाशों के पास लेकर जाता है ताकि चैपी को मजबूरन उनसे लड़ाई करनी पड़े। निंजा उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। शुरू में वो बदमाश उसे पुलिस रोबोट समझकर घबराते हैं, लेकिन उन्हें पता चल गया था कि ये वो नहीं है, इसीलिए वो उसे बहुत मारते हैं और उसे आग लगा देते हैं। लेकिन चैपी उन्हें कुछ नहीं करता, वो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। वो वापस अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था। चैपी को एक डॉग मिलता है और वो दोनों एक साथ सुकून से बैठ जाते हैं। विंसेंट अपने लोगों के साथ चैपी को ट्रैक कर लेता है और वो उसे पकड़कर उसकी बॉडी को काटने लगते हैं। चैपी उनके सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन विंसेंट फिर भी उसके सिर से उस एक्टिवेशन की को निकाल लेता है। वो उसकी बॉडी को काटकर भंगार बनाने वाले थे, लेकिन चैपी वहाँ से भाग जाता है। वो योलैंडी के पास आकर रोने लगता है और उन्हें बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। मेरा हाथ टूट गया मम्मी, इसने मेरा सर फोड़ दिया। एक आदमी, उसके पास वैन थी, मेरे ना कहने के बावजूद भी मुझे मारते गए। उनके पास एक एक्स्ट्रा हाथ पड़ा हुआ था जिसे वो चैपी को दे देते हैं। चैपी के मन में किसी के लिए भी नफरत नहीं थी, उसका दिल तो बच्चों की तरह साफ था। निंजा ने जो कुछ भी किया उसके लिए वो चैपी से माफी मांगता है। वो उसे भटकाने की कोशिश करता है। निंजा कहता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है और हमें यहाँ जीने के लिए चोरियां डकैतियां करनी पड़ती हैं। लेकिन इस तरह के शब्द सुनते ही चैपी चौकन्ना हो जाता था और हमेशा उसे बुरा काम करने के लिए मना करता था। पर अमेरिका उसे कहता है कि हम तुम्हें बंदूकें चलाने को नहीं कहेंगे, लेकिन तुम चाकू चला सकते हो और फाइट भी कर सकते हो जिससे कोई भी नहीं मरेगा। चैपी उनकी बातों में फंस गया था। वो उसे कहते हैं कि उसके डैड यानी निंजा की कार एक आदमी ने चोरी कर ली है और तुम्हें उसे वापस लाना है। यानी एक तरह से वो उससे चोरी करवा रहे थे, लेकिन चैपी उस आदमी के पास जाकर उसे डांटने लगता है और उसे चोरी ना करने के लिए समझाने लगता है। वो दोनों चैपी को फिर से समझाते हैं कि उसे कार लेकर आनी है, ना कि उसे समझाना है, और इस तरह वो बहुत सारी कार चोरी करते हैं। निंजा उन्हें बेचकर हथियार लेने जाता है और चैपी को वहीं रुकने को कहता है। चैपी देखता है कि वहाँ पर एक डॉग मरा हुआ था। निंजा उसे कहता है कि अगर तुम हमारे साथ चोरियां नहीं करोगे तो शायद तुम भी उस डॉग की तरह भूख और प्यास से मर जाओगे। चैपी उसे कहता है कि वो लोहे का बना है और कभी नहीं मरेगा, और तभी निंजा उसकी बैटरी की ओर इशारा करता है जो जल्द ही खत्म होने वाली थी। चैपी कहता है कि मुझे नई बैटरी चाहिए, लेकिन निंजा उसे समझाता है कि उसकी बैटरी रिप्लेसेबल नहीं है, इसीलिए हमें उसके लिए नया शरीर चाहिए और उसे खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है। मतलब निंजा उसे एक तरह से डकैती करने के लिए उकसा रहा था। वो चैपी से कहता है कि डियोन ने जानबूझकर उसे ऐसा शरीर दिया है जो जल्दी खत्म हो जाए, और ये जानकर चैपी डियोन से बात करना बंद कर देता है। डियोन उसे समझाता है कि उस समय उसके पास कोई और बॉडी नहीं थी और उसे पता नहीं था कि उसका प्रोग्राम इतने अच्छे से काम करेगा कि वो पूरा का पूरा इंसान ही बना देगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विंसेंट उस की मदद से डियोन के बनाए हुए सभी रोबोट्स में वायरस अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से शहर के सभी रोबोट्स खराब हो जाते हैं। अब क्योंकि वहाँ उन रोबोट्स को छोड़कर कोई पुलिस वाला नहीं था, इसीलिए क्रिमिनल्स अपने अपने ठिकानों से बाहर निकलते हैं और खुलेआम लूटपाट शुरू कर देते हैं। विंसेंट को बस इंतजार था कि जल्द सरकार उन्हें रोकने के लिए उसके बनाए हुए रोबोट्स की मदद लेगी। चैपी भी शॉर्ट सर्किट की वजह से बंद पड़ जाता है। डियोन उसे फैक्ट्री में लेकर आता है। उसी फैक्ट्री में बैठकर विंसेंट उनके सारे प्रोग्राम को डिलीट कर रहा था ताकि उन रोबोट्स को दोबारा बनाया ना जा सके। पर डियोन सब कुछ डिलीट होने से पहले चैपी को रिकवर कर लेता है। चैपी वहाँ पर एक नई
नई बॉडी देखता है और डियोन को उसे उस नई बॉडी में ट्रांसफर करने को कहता है, पर वो उसे समझाता है कि अब वो कोई मशीन नहीं है, उसका खुद का दिमाग है जिसे किसी के अंदर भी ट्रांसफर करना इम्पॉसिबल है। लेकिन चैपी ये सुनकर नाराज हो जाता है और उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अपने साथ वो उस हेलमेट को ले जाता है जिससे विंसेंट अपने रोबोट को कंट्रोल करता था, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी मदद से वो अपने ब्रेन का डुप्लीकेट वर्जन बना सकता है। चैपी इंटरनेट को एक्सेस करके सब कुछ सीख लेता है और उस हेलमेट से अपने एक दूसरे वर्जन को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लेता है। निंजा उसे अपने साथ रॉबरी करने ले जाता है और एक पुलिस ऑफिसर को चोरी करते देख सभी का उन रोबोट्स के ऊपर से विश्वास उठ गया था। डियोन को भी विंसेंट के बारे में पता चल गया था कि उसी ने पूरे नेटवर्क को खराब किया है। इससे पहले वो उसकी पोल खोल देता, विंसेंट कंपनी की सीईओ से झूठ बोलता है कि डियोन ने ही उन चोरी करने वाले रोबोट्स को बनाया है। अब ये सुनकर कंपनी की सीईओ डियोन और उस रोबोट को खत्म करने के ऑर्डर्स देती है। चोरी करने के बाद चैपी सोचता है कि अब वो एक नई बॉडी खरीदेगा, लेकिन निंजा उसे कहता है कि हमने तुमसे झूठ बोला, हम कोई बॉडी नहीं खरीदने वाले, क्योंकि कोई बॉडी है ही नहीं। चैपी ये सुनते ही रोने लगता है, पर डियोन उसे बताता है कि एक बड़ा रोबोट उसे खत्म करने आ रहा है। पर उससे पहले वहाँ पर हिप्पो आ जाता है और अब उसे पैसों के साथ साथ चैपी भी चाहिए था। वो उनके ऊपर गोलियां चलाता है, लेकिन तभी विंसेंट आता है अपने मैनुअल रोबोट के साथ और उन लोगों को मारने लगता है। अमेरिका को तो वो कुचल देता है। विंसेंट उनके ऊपर मिसाइल्स गिराता है और निंजा के चुराए हुए पैसे जमीन पर बिखर जाते हैं। वो उन्हें बटोरने लगता है, पर तभी हिप्पो उसे शूट कर देता है। उसे बचाते बचाते डियोन को भी गोली लग जाती है। चैपी विंसेंट के रोबोट पर अटैक कर देता है। वो उसके ऊपर एक बॉम्ब लगाकर उसे ब्लास्ट करने वाला था, लेकिन उसके हाथ से रिमोट गिर जाता है। चैपी सबसे पहले अपने लोगों को बचाता है। उसे पता था कि डियोन बच नहीं पाएगा, इसीलिए वो उस हेलमेट को लेने जाता है, पर विंसेंट उस हेलमेट को डैमेज कर देता है। निंजा उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं उसे रोकता हूँ, लेकिन योलैंडी उसे साथ ले जाना चाहती थी और इसी कोशिश में उसे बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। चैपी अपनी मम्मी को मरता देख रोने लगता है और वो अब विंसेंट को मारना चाहता था। चैपी तुरंत ही फैक्ट्री में जाता है और विंसेंट को देखते ही उसे बुरी तरह मारने लगता है। वो उसके हाथ पैर तोड़ देता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि उसे गुनहगार साबित करने के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी था। चैपी डियोन को वो हेलमेट पहनाता है ताकि उसके दिमाग को किसी और रोबोट में ट्रांसफर कर सके, लेकिन परेशानी ये थी कि वहाँ पर सिर्फ एक बॉडी थी। चैपी के लिए डियोन का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी था, इसीलिए वो उसे उस रोबोट में ट्रांसफर कर देता है और इस तरह डियोन का शरीर मरने के बाद भी वो दोबारा से जिंदा हो गया था। अब क्योंकि सारे रोबोट विंसेंट के वायरस की चपेट में आ गए थे, इसीलिए उन्हें रीप्रोग्राम करना आसान था। डियोन चैपी को भी एक दूसरे रोबोट की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। इस तरह चैपी को नई बैटरी मिल गई थी और डियोन को नई जिंदगी, क्योंकि उन रोबोट्स के बंद पड़ते ही पूरा लॉ सिस्टम अंदर से हिल गया था। इसीलिए गवर्नमेंट फिर से पहले की तरह 1.5 लाख ऑफिसर्स को ड्यूटी पर रख लेती है, ताकि दोबारा से इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हो। सभी रोबोट्स पर बैन लगा दिया जाता है और वो लोग चैपी को चोरी करने के जुर्म में उसके ऊपर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का टैग लगाते हैं। दूसरी ओर हम निंजा को देखते हैं। निंजा योलैंडी की मौत से बहुत दुखी था, इसीलिए उसकी सारी तस्वीरों और सभी चीजों को जलाने लगता है। लेकिन तभी वो एक डॉल के अंदर योलैंडी की ब्रेन का बैकअप देखता है, जिसे चैपी ने उस हेलमेट की टेस्टिंग के दौरान संभाल के रख लिया था। चैपी उस बंद पड़ी फैक्ट्री को हैक कर लेता है और मशीन्स का यूज करके एक नया रोबोट बनाता है, जिसमें वो योलैंडी के बैकअप को इंस्टॉल कर देता है और इस तरह वो एक बार फिर से जिंदा हो गई थी। विंसेंट को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे भी उसके किए के लिए सरकार सजा देगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस तरह के रोबोट्स के ऊपर हमारी एक और कहानी है, मॉन्स्टर ऑफ मैन। लेकिन ये रोबोट्स चैपी की तरह इंसानों पर तो बिल्कुल रहम नहीं करते। राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।